भाई बहनों को झुमकी बहन का जमा जमा जोहार और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं कृषि समाचार से। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मिर्च की खेती से हो सकता है सालाना 2 से 2.5 लाख का मुनाफा। ब्लैक बंगाल और बीटल नस्ल की बकरियां बकरी पालन के लिए खास फायदेमंद। राल एवं गोंद संस्थान नामको में मनाया जा रहा है लाख तकनीक पखवाड़ा। अब समाचार विस्तार से। वनों से आच्छादित झारखंड प्राकृतिक रूप से औषधियों से भरा है। अब तो यहाँ के किसान औषधीय पौधों की खेती में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। किसानों की रुचि को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आमतौर पर औषधीय पौधों से दवाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन आज की तारीख में इन पौधों से कई और उत्पादों सहित सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। बाजार में औषधीय पौधों की अच्छी मांग भी है और अच्छी कीमत भी। राज्य के किसान औषधीय पौधों की खेती करके अच्छी आमदनी पाएं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर राज्य सरकार किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, खाद और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची में 15 से 29 जनवरी तक लाख तकनीक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि से लाख उत्पादन एवं प्रसंस्करण पर साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिन किसानों के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो गर्मी के दिनों में मिर्च की खेती करके सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है अप्रैल से मई तक मिर्च की बुआई संपन्न कर दे। किसी भी फसल से बेहतर उपज और अच्छा मुनाफा पाने का सबसे सरल और सटीक तरीका है समय पर बुआई। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो किसान गर्मी के मौसम में मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो अप्रैल से मई तक बुआई का काम जरूर पूरा कर दें। तो आपका सबसे अच्छा जो है मुनाफे वाली फसल जो है झारखंड में अगर कैश क्रॉप कहे तो बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर मुनाफे वाली फसल है तो हरी मिर्च की है। उस समय अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो हम समझते हैं 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति एकड़ आपको शुद्ध मुनाफा प्राप्त हो सकता है। बकरी पालन सबसे सस्ता, सहज और सुलभ पशुपालन है। बकरी पालक इस व्यवसाय से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल वाली बकरी पालें और इसके लिए ब्लैक बंगाल, बीटल, जमुना पानी और मारवाड़ी नस्ल की बकरियां पालें। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां अधिक बच्चे देने के लिए मशहूर हैं, साथ ही ये मांस के लिए भी उपयोगी हैं। इसका कद मध्यम और रंग काला होता है। बीटल नस्ल की बकरियों का शरीर बड़ा और कद ऊंचा होता है। वयस्क नर का वजन 60 से 80 किलो और मादा का 45 से 50 किलो होता है। ये मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी हैं। जमुना पानी नस्ल की बकरियों का वयस्क नर 80 किलो तथा मादा 50 किलो की होती हैं। ये भी मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी हैं। किसान मक्का का दाना छुड़ाने वाले यंत्र की सहायता से बहुत ही सहज और सरल तरीके से भुट्टे से दाना छुड़ाने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से कम समय में ज्यादा दाना छुड़ाया जा सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। भुट्टे से मक्के के दाना निकालने वाले उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 माइल्ड स्टील टेपर प्लेट लगी होती हैं, जो दाना निकालने का काम करती है। संचालन के समय इस उपकरण को बाएं हाथ से तथा भुट्टे को दाएं हाथ से पकड़कर धीरे धीरे शेलर के अंदर घुसाना चाहिए और आगे पीछे मोड़ते रहना चाहिए। इससे मक्का एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे से निकल जाता है। इसकी कार्य क्षमता प्रतिदिन 1 क्विंटल है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे किसान से। उनकी कामयाबी इस बात में नहीं कि वो बहुत ज्यादा उत्पादन पाते हैं,
बल्कि इस बात में है कि इन्होंने अपने खेती बाड़ी में व्याप्त असुविधाओं को सुविधाओं में बदलने में कामयाब रहे। आज जिस किसान से हमारी मुलाकात होने वाली है, उनकी खासियत यह है कि वो न सिर्फ बेहतर कृषि उत्पादक हैं, बल्कि कृषि के कुशल नीतिकार भी हैं। इन्होंने जब खेती करना शुरू किया तो सबसे पहले 2 लिस्ट बनाए। पहले लिस्ट में जरूरी सुविधाओं की कमी का ब्यौरा और दूसरे लिस्ट में उसे कैसे पूरा किया जाए, इस बात का जिक्र था। कुछ ही वर्षों में इन्होंने अपने कृषि प्रबंधन के हुनर से कमियों को खूबियों में बदल दिया। मैं मैट्रिक तक पढ़ के अभी खेती बाड़ी में जुड़े हुए हूँ और मेरा परिवार भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं और इस खेती बाड़ी में मेरा परिवार बहुत खुश है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25.3 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2550 रुपए, गेहूं 1575 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3600 रुपए, आलू 600 रुपए से 675 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आपको उपलब्ध हुई, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी का भाव भी पता चल गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों आपका स्वागत है। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा तो बहुत नेक है क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम कारू दादा और मंगरा दादा से मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या पकवान बने हैं उनके घर पे। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। कारू दादा नमस्कार। नमस्कार। कारू दादा, बस अपना खेती बाड़ी है तो उसका देखभाल है। बहुत बढ़िया। गोभी का खेती की है? हाँ, गोभी किए हैं। अरे वो बगल में देख रहे हैं मकई किनका लगा हुआ है? मकई मेरा ही है। अरे वाह। लेकिन क्या है, मकई तो हम लगाए, लेकिन जो उसको वैज्ञानिक तरीके से जो देखभाल होता है इस मौसम में, जो रबी का जो मक्का है, तो ये समझ हमको थोड़ा नहीं है। तो हम चाह रहे कि इसकी समझ आप हमको दें। क्यों झुमकी बहन, रबी के मौसम में भी अगर आप मक्का लगाते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन मिल सकता है, जैसे कि कारू दादा ने लगाया है और बहुत अच्छा लगाया। हम तो सोच रहे थे भाई इस इलाके में भाई हाँ रबी के मौसम में कोई मक्का लगा करके रखा है, तो हम किसान भाइयों से भी कहेंगे कि आप भी मक्का लगाइए। लेकिन मक्का लगाने के लिए जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ भी हमारे किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आपको जानकारी दिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी से। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती जो खरीफ मौसम में की जाती है और रबी मौसम में कर रहे हैं, ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? रबी में जो किसान भाई मक्का की फसल उगाते हैं, रबी की मक्का ज़्यादा खरीफ मक्का की तुलना में रबी मक्का में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें रबी मक्का में जहां हम खरीफ में हम 66,000 पौध संख्या हम रखते हैं 1 हेक्टेयर में, रबी मक्का में हम करीब 90,000 पौध संख्या रखते हैं ताकि हमको उचित उत्पादन प्राप्त हो सके। तो पौधा में चूंकि हम 1.5 गुना की वृद्धि करते हैं तो उत्पादन भी उसी के अनुसार बढ़ जाता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा खरीफ मक्का की तुलना में रबी मक्का में उत्पादन प्राप्त होता है। हाँ डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई रबी मक्का की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं? रबी मक्का जैसे हम खरीफ मक्का में जो भी हम किस्म यूज़ करते हैं उनका जो जैसे HQPM1 जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन 110 दिन का होता है। स्वान अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 दिन की वैरायटी है। लेकिन वही अगर किसान भाई रबी मक्का में उसी वैरायटी का इस्तेमाल, उसी किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ HQPM1 150 दिन का ड्यूरेशन हो जाता है। चूँकि ये इसलिए होता है कि दिसंबर तथा जनवरी माह में जब टेम्परेचर लो होता है तो मक्का की ग्रोथ रुक जाती है, मक्का में बढ़ोतरी नहीं होती है और मक्का एक स्थिर अवस्था में रह जाता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे किसान भाई रबी मक्का की खेती सफलतापूर्वक कर सकें, इसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरी है कि किसान भाई जो भी रबी मक्का लगा रहे हैं उनको चाहिए कि उचित किस्म का इस्तेमाल करें, जैसा कि मालवी मक्का 2 है, HQPM1 है, HQPM5 है, ये सब कुछ किस्में हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं। उनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। HQPM1 और HQPM5 चूँकि क्वालिटी प्रोटीन मेज है तो इसमें किसान भाई अगर लगा रहे हैं और उसको अपने मुर्गी के दाने के लिए या फिर खुद अपने खाने के लिए अगर उस दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें साधारण मक्का की तुलना में प्रोटीन ज़्यादा होता है और किसान भाइयों को तथा या जानवरों को अगर खिला रहे हैं तो उनकी प्रोटीन की ज़रूरतें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण होंगी। साथ में अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो उचित मात्रा में उनको उर्वरक तथा सिंचाई प्रबंधन का भी ख्याल रखना चाहिए। उर्वरक की मात्रा अगर हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा पोटास की मात्रा उनको प्रयोग करनी चाहिए। अगर सिंचाई जहाँ तक है, सिंचाई के बिना रबी मक्का की खेती असंभव है, तो इसलिए क्योंकि मक्का में जिस समय भी अगर रबी मक्का की वो खेती कर रहे हैं जब उस सिंचाई की आवश्यकता हो तो उस समय खेत को पटा देना चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए जब पौधा घुटने के आकार का पहुँच रहा है तथा जब उसमें नर मंजरी आ रही है उस समय खास ख्याल रखना चाहिए कि उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी की कमी होने पर उत्पादन घट सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि रबी मक्का के लिए किसान भाई सिंचाई का प्रबंध कैसे करेंगे, खरपतवार का नियंत्रण किस तरह करेंगे ताकि उनका उत्पादन बेहतर हो? जहाँ तक खरपतवार का संबंध है तो रबी मक्का में खरीफ की तुलना में कम खरपतवार आते हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि अगर शुरू में जब उस समय बुआई कर रहे हैं, बुआई के 1-2 दिन बाद
एट्राजीन नामक एक दवा जो बाजार में उपलब्ध है, उसको वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल के अगर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देते हैं तो किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या से निजात मिल सकती है। जहाँ तक सिंचाई का संबंध है तो मैंने बताया कि मक्का जहाँ जल जमाव मक्का में नुकसानदायक है, उतना ही पानी की ज़रूरत भी मक्का को पड़ती है। तो इसलिए पानी हमेशा खेत में अगर जब ज़रूरत खेत में किसान भाई को महसूस हो उस समय दे देना चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए जब पौधा घुटने का आकार का पहुंच रहा है और नरमंजरी जब निकल रही है उस समय खास ख्याल रखना चाहिए कि उस समय खेत में नमी बनाए रखें। 3 से 4 दिन के अंदर जब नरमंजरी आने के 3 से 4 दिन के बाद सिल्क आ जाता है यानी मूछ आ जाती है। लेकिन अगर नमी की कमी रहती है तो ये अवस्था 7 से 8 दिन हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उस दिशा में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और मक्का में आप उचित देखभाल करते हुए भी उसमें दाने नहीं बैठ पाते हैं ठीक से और किसान भाइयों को घाटा हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने रबी मक्का की सामयिक देखभाल से संबंधित किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दादा, तो जानकारी तो मिल गया, एकदम समझ में आया कि हम तो लगाए थे, बस आप लोग से जो जाने सुने थे, टीवी में देखे तो उसके हिसाब से लगा दिए। हाँ। लेकिन कैसे लगाना था ये जान नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन आप आए तो हमको इतना तो समझ में आया कि इसको कैसे देखभाल करना है, इसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे मेरा उत्पादन बढ़ेगा। चलिए हमारे मंगरा दादा दिख नहीं रहे हैं। अरे हैं, वो अपना उधर वो सुअर भी तो पाले हैं ना वो। अरे हाँ, अरे मंगरा दादा तो सुकर भी पाले हैं, मुर्गी भी पाले हैं, भैंस भी पाले हैं, गाय भी पाले हैं भाई। खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी के साथ साथ वो एक अच्छे पशुपालक भी हैं। तो क्यों ना चला जाए दादा के पास। लगता है जरूर वो सुकर के पास ही होंगे। चलिए ठीक है दादा, जोहार 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 जोहार। हाँ जोहार 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 जोहार। कहाँ से आ रहे हैं? वो अपना हम शुकर जहाँ पालते हैं ना दादा, हम आपसे मिलने वहीं जा रहे थे। कारू दादा बोले कि वहीं है वो। अरे बहुत हम सुकर सबको पाले हैं। हाँ हाँ, समझ गए ना। तो पाले हैं, पाल रहे हैं। हाँ। और पालेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा ये थोड़ा सा जानना है। हाँ बोलिए ना, क्या जानना है? कि कैसे उसको बढ़िया से पालें, जड़ा में का उसका ख्याल रखें, का ध्यान रखें, ताकि हमारे के पशुपालक जो हैं, जो शुकर पालक हमारे भाई बंधु हैं, वो उसका फायदा उठाएं। अच्छा दादा, हम तो ऐसने मैंने शुकर पाले, फायदा होता है, बेचते हैं, बिजनेस भी है। तो किसान हमारे सब पशुपालक जो शुकर पालक है उनको थोड़ा सा समझाइए कि शुकर पालन का महत्व है। बिल्कुल सही, दादा ने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि सुकर पालन का क्या महत्व है। तो हम किसान भाइयों आपको बता दें कि झारखंड में सुकर पालन का महत्व बहुत ही अधिक है। अगर आप सुकर पालन करते हैं तो आपकी आर्थिक समृद्धि हो सकती है। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने। तो और अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार सिंह जी से और जानकारी लेते हैं इस बारे में। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुकर पालन झारखंड में किस तरह एक लाभकारी व्यवसाय है और सुकर पालकों को किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये सुकर पालन का कार्यक्रम जो है और सुकर पालन जो है ये आपको झारखंड में काफ़ी इसकी आमदनी बढ़ाने के काफ़ी स्रोत है और दिन प्रतिदिन इसका माने बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इसका बढ़ रहा है। एक ऐसा समय था कि सुकर पालकों को ध्यान नहीं था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि सब पशुओं से ज़्यादा इसका आमदनी का स्रोत हो गया है। लेकिन इससे अधिक आमदनी प्राप्त करने किसान भाइयों को 5 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और वो जो 5 बिंदु है, पहला है कि जब जानवर जाएंगे खरीदने के लिए तो उन्नत नस्ल का चुनाव, जानवर जो उन्नत नस्ल का है। फिर दूसरे आवास की उचित व्यवस्था, आवास उसका ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरा है संतुलित आहार की व्यवस्था, खाना उसका ठीक ठाक होना चाहिए। 5वां है रोगों की पहचान एवं उनके रोकथाम की व्यवस्था। और 5वां है बाजार की व्यवस्था। जब सब करेंगे कि बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, वही किसान भाई असफल होते हैं जो कि 5 बिंदु में 4 बिंदु मान लीजिए अच्छा करे, एक भी गड़बड़ कर दिए तो वो सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो भी किसान भाई जब सुकर पालन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये 5 बिंदुओं को लेके चलना है कि हमको किसी में भी कमी नहीं करना है, एक दूसरे से लिंक है 5 बिंदु। तो नस्लों का चुनाव कैसे करेंगे और किन नस्लों का चुनाव करेंगे और इसे कहां से प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी हम लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किए। ये नस्ल जो है हम करीब 1975 से में लगे हुए हैं और करीब 15 वर्ष के अथक प्रयास से झारखंड के क्षेत्र के लिए एक TND नस्ल का हम विकास किए। पहले जो हमारे किसान भाई देसी सुअर पालते थे उसको उतना आमदनी नहीं हो पाती थी, तो व्यवसाय के रूप में नहीं हम अपनाते थे। लेकिन जब से हम TND नस्ल किए हैं
तब से किसान भाइयों को काफ़ी इससे फायदा हो रहा है। और ये झारखंड ही नहीं, भारतवर्ष के अन्य राज्यों में काफ़ी इसका डिमांड है। ये जो हमने जो टीए नस्ल का सुअर बनाया है, विदेशी नस्ल टेमट और देसी दोनों के संयोग से बना है, तो इससे बीमारी से लड़ने की भी क्षमता है। बढ़ोतरी भी बहुत तेजी से होती है। जहाँ देसी सुअर एक साल में 35 से 40 केजी होता है, ये हो जाता है 100 से 120 केजी। बच्चे देने की क्षमता बहुत काफ़ी है इसमें। एक बार में करीब 8 से 12 बच्चे देते हैं, तो देसी सुअर 5 से 8 बच्चे देते हैं। बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कम समय में बच्चे देते हैं। तो यदि किसान भाई टीएनडी नस्ल पाले और देसी नस्ल पाले, तो हम ग्रामीण वातावरण में देखे हैं कि करीब 7 गुना टीएनडी नस्ल पालने से ज़्यादा आमदनी होता है और इसमें बिक्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह बेहतर आवास की। यदि आवास सही न हो तो फिर उनका बढ़ोतरी कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो आवास की व्यवस्था किस तरह करनी चाहिए, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो क्या आवास जो हमारे किसान भाई बहुत देखते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं और इतना खर्च कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो आवास माने कि वैज्ञानिक ढंग से हो, हवादार हो, लेकिन सस्ता भी हो, उस पर भी हमको ध्यान देना है। तो सुकर हमारे किसान भाई जान लें कि वो अधिकतर रहना पसंद करता है बाहर। तो यदि आवास बनाए तो 1/3 भाग बंद और 2/3 भाग खुला, माने 8 बाई 10 बाई 8 यदि आपका भीतर बंद कमरा है तो कम से कम 12 बाई 10 जो है आपका खुला कमरा होना चाहिए। और आवास में एक होता है आपका जो 2 तरह घर होता है, एक प्रसूति गृह होता है और एक ऐसे जो बढ़ते हैं उसके बच्चे होते हैं। तो प्रसूति गृह में एक गार्ड रेल होता है, क्या कि सुकरियों का आदत है कि जमीन दीवार से सट के बैठना, और दीवार से इतने बच्चे 8 से 12 बच्चे रहते हैं तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा बच्चा यहाँ है, तो दीवार उसके बीच में आके चिपक के मर जाते हैं। एक बच्चा भी मर गया तो समझिए कि उनको 1500 का करीब मोटा मोटी लॉस हो गया। तो उससे बचने के लिए एक गार्ड रेल होता है, लोहे का पाइप जमीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच छोड़ करके लगता है कि यदि वहाँ बैठेगी तो बच्चे उसी के अंदर में घुस जाते हैं। यदि किसान और सस्ता करना चाहते हैं तो उनके यहाँ यदि सखुआ का बल्ली है उसको भी उसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से 9 इंच पे साफ स्पेस होना चाहिए, दीवार से 9 इंच छोड़ करके। तो इस तरह से यदि घर बनाएंगे तो सस्ता भी होगा और उनके जानवर बहुत अच्छे रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि शुकर पालक शुकर के लिए किस तरह के आहार की व्यवस्था करें। हाँ, अब हमारे शुकर पालक जान लें कि जो पूरा टोटल खर्च का करीब 75 से 80% खर्च आहार पर ही पड़ता है। तो हमारे किसान भाई को उसको भी सस्ता बनाना है। केवल संतुलित आहार देंगे तो मोटा मोटी आपको 75 से 80% खर्च पड़ेगा। उस 75 से 80% कैसे कम कर सकते हैं उस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुकर सब तरह का चीज़ खाता है। हमारे जो शहरी क्षेत्र के किसान भाई हैं अभी जितने होटल वेस्ट है उस पर रखते हैं, होटल वेस्ट पर यदि रखते हैं कोई उनको संतुलित आहार देने की जरूरत नहीं है। और हम पाए हैं कि यदि होटल वेस्ट पर शुक्रों को रखा जाए तो एक वर्ष में 120 से 140 केजी वजन होता है, और यदि दाना पर रखते हैं तो 100 से 120 केजी होता है। तो हमारा सस्ता चीज़ हो गया और मैंने वजन भी ज़्यादा बढ़ गया, और दूसरे है कि वातावरण भी साफ हो गया शहर का। तभी जितने आपका रांची शहर चाहे किसी भी शहर में, भारतवर्ष के किसी शहर में जाइए, वहाँ सुअर बहुत शहरी क्षेत्र में हिस्ट्रेट मिलेंगे, कहाँ की होटल का खाना ये खा रहे हैं। और दूसरे की देहाती क्षेत्र में तो आपको होटल वेस्ट मिलेगा नहीं। तो उसके क्षेत्र में जो आपका ऑर्डिनरी घास है, हम अध्ययन करके देखें कि जो ऑर्डिनरी घास है, इन्हें की बरसी में लगाएगा तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया। जो दूब है चाहे जो भी आपका खेती का चीज़ बेकार घास है उसको आप इसको खिलाइएगा, उसको भी कुटी काटने की जरूरत नहीं है, सीधे डाल दीजिए कमरे में, तो उससे आपका 1/3 का दाना बच जाएगा। तो यदि 75% आपका खर्च पड़ रहा है तो उसमें मान लीजिए आपका 3 केजी दाना लग रहा है तो 1 केजी बच जाएगा, 2 केजी दाना लगेगा। इसके अलावा जो गांव में जो हड़िया बनाते हैं उसका जो मेरा बचता है, फर्मेंटेड वेस्ट जो बचता है, ये सूअर के बहुत अच्छा खाना है, उसको भी देख करके ये करते हैं। तो हमारे किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र में रह करके कम से कम 50% आसानी से बचा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि शुकर जब रोग ग्रसित हो जाते हैं तो इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। देखिए शुकरों में रोग से लड़ने की क्षमता बहुत तीव्र है, लेकिन 2 बीमारी जो है उसमें फेल हो जाता है। वो एक होता है शुकर ज्वर स्वाइन फीवर और दूसरा है FMD फुट एंड माउथ डिजीज। तो शुकर ज्वर में यदि बीमारी आपको पकड़ लिया तो आपके पास कोई कहे कि वायरल बीमारी है और छुआछूत बीमारी है, ये हवा से भी फैलता है। इसका वायरस जो है यदि बीमारी पकड़ लिया तो समझिए कि आपका 80 से 90% शुगर मर जाएगा। कोई उपाय नहीं बता, कोई भी दवा दीजिए नहीं बचेगा। लेकिन इसका एकदम सस्ता उपाय है कि साल में एक बार टीका लगा दीजिए स्वाइन फीवर का। साल में यदि एक बार टीका लगा दीजिएगा, टीका कब लगाते हैं, माँ से जब अलग करते हैं बच्चे को 2 माह में, तो उसमें 1 ml चाहे बड़ा सुअर हो चाहे छोटा सुअर हो, 1 ml चमड़े में टीका लगा देना है। दूसरा आपका FMD को साल में 2 बार टीका लगाना है। वो टीका कहीं भी मिल जाएगा, देहाती क्षेत्रों में भी बाजार में मिल जाएगा। ब्लॉक में जो आपका पशु चिकित्सक हैं उनके पास सरकार की तरफ से योजना है, वो टीका देने के लिए आपको दिलवा देंगे।
अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि सुकर पालन के लिए सरकारी योजनाएं कौन कौन से हैं और किस तरह पशुपालक भाई इसे लाभ उठा सकते हैं। अभी देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पिछले वर्ष हम लोग 1300 किसानों को देना था। राष्ट्रीय कृषि विकास उसमें क्या करते थे कि 2 नर 4 मादा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे किसान भाइयों को जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा या प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, तो वो बता देंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और हमारे किसान में ये जान लें कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है RKVY, वो सबके लिए है और उसमें करीब 50% सब्सिडी है। डॉक्टर साहब, आपने सुकर पालन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इतना दिन से सुकर पालन कर रहे हैं और आपको फायदा भी लग रहा है, लेकिन जो हमारे जो विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी, अगर उस हिसाब से अगर आप सुकर पालन करते हैं तो आपको और अधिक फायदा होगा। हाँ दादा, हम तो पालते थे लेकिन हमको उतना उसका जो समाज नहीं था। अब हम जाकर के जो हमारे विशेषज्ञ संत कुमार सिंह जी जो हमको समझाएं, हम बढ़िया से बुझ गए हैं। और हमारे सुकर पालक भाई, आपसे भी विनती है कि वह सब बात का ख्याल रखिएगा ना, बहुत बेस्ट फायदा होगा, देखिएगा आप। सही कहा आपने। तो हम और भी कुछ जानकारी किसान भाई बहनों को देना चाहते हैं, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा IMD पुणे। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको मौसम के समाचार से भी अवगत करा देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त कृषि सलाह के अनुसार किसान भाई उड़द की फलियां पकने पर ही उसकी कटाई करें। उड़द की फलियां पकने पर फलियों का रंग काला हो जाता है और पौधा पीला होने लगता है। पौधों की कटाई हंसुए से करके धूप में सुखाना चाहिए। इसके बाद दौनी करके दाना अलग कर लें और दानों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करें। मौसम की जानकारी भी उपलब्ध हो गई हमारे किसान भाइयों को। अब झुमकी बहन, हमें लगता है कि अब हमारे पास समय का अभाव है, हमें किसान भाइयों से इजाजत लेना होगा। इजाजत लेने से पहले मैं आपको अपना पता जरूर बताना चाहूंगी, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पेन संख्या 834001। हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।